हेलो एवरीबॉडी, पहूजा लॉ अकेडमी में आपका स्वागत है। आई एम चक्षु गुप्ता एंड आज लीगल रीजनिंग के डेमो में हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ के बारे में। मुस्लिम लॉ में एक बहुत ही प्रसिद्ध कंसेप्ट है डाइवोर्स का, जिसे हम तलाक भी कहते हैं। जब हम तलाक की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मुस्लिम लॉ का ज़्यादातर टेक्स्ट जो है वो हमें मिलता है या तो द होली बुक कुरान से, या फिर हम देखते हैं कि जो सुन्ना हमें प्रॉफिट मोहम्मद बता के गए उनके हिसाब से हमें पता चलता है कि क्या क्या सही चीज़ें हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। तो तलाक को हम सबसे पहली बार जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, हमने जब देखा प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ को स्टडी किया और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो चीज़ें हमें बताई कि कैसे एक ज़िंदगी को जीना चाहिए और इस्लाम का प्रोफेस कैसे आप अच्छे से एक आइडियल मुसलमान हम किसे कह सकते हैं, उसमें उन्होंने हमें ये बताया कि अगर आपने तलाक लेना है तो उसका आइडियल फॉर्म क्या होना चाहिए या क्या फॉर्म आप तलाक का यूज़ कर सकते हैं। अब इस पूरे बारे में हमारी आज का डिस्कशन रहने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी शादी होती है तो एक आदमी और एक औरत के बीच में एक शादी होती है, जिसे हम मैरिजेस के कंसेप्ट में पढ़ते हैं कि कितने तरीके के निकाह होते हैं अंडर मुस्लिम लॉ। जब हम तलाक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ज़्यादातर तलाक का जो अधिकार है, सबसे सब्सटैंशियल पोर्शन राइट्स का, अगर तलाक के केस में हम देखें तो सबसे ज़्यादा राइट्स हमारे पास में हस्बैंड को दिए जाते हैं। फिर सेकंड नंबर पर वाइफ को जो राइट्स मिल रहे हैं वो ज़्यादातर हम देखते हैं डेलीगेटेड राइट्स हैं, हस्बैंड द्वारा राइट जो है वो वाइफ को मिला गया। या फिर हम देखते हैं म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मिलकर इस डिसीजन पर, इस फैसले पर आते हैं कि उनको तलाक लेना है, एक दूसरे से अलग रहना है। एंड फाइनली हमारे पास में जुडिशियल डिक्री का भी कंसेप्ट आता है, जहाँ पर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी कोर्ट जा सकता है। और कंटेस्टेड डाइवोर्स का एक फॉर्म है कि जहाँ पर उन दोनों की आपसी सहमति नहीं है डाइवोर्स के लिए, तो वो जज के सामने जाकर अपनी रीजनिंग देकर डाइवोर्स ले सकते हैं। आइए आज की क्लास में ये जानते हैं कि हस्बैंड के पास में क्या क्या राइट्स हैं, कैसे कैसे वो डाइवोर्स दे सकता है अपनी वाइफ को। ध्यान रखेंगे ये सारे राइट्स जिनकी भी हम बात कर रहे हैं ये स्ट्रिक्टली विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम लॉ है। तो जब हम हस्बैंड के राइट के बारे में बात करते हैं तलाक के लिए, तो सबसे पहली बार हम बात करते हैं कि हमारे पास में हस्बैंड 3 तरीके से तलाक दे सकते हैं। एक जिसे हम तलाक कहते हैं, दूसरा कंसेप्ट है इला का, और तीसरा कंसेप्ट है जिहार। इन तीनों ही कंसेप्ट्स में मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो रही है बाय द हस्बैंड। अब ये डिसोल्यूशन जब बाय डिवोर्स है तो उसको हम तलाक कहते हैं। अब यही तलाक की अगर मैं बात करूं तो तलाक में 2 तरीके का कहती हूं जो हो सकता है। एक वो तलाक जो तलाक उल सुन्नत हम कहते हैं, हम इसे तलाक उल सुन्ना या सुन्नत उन तलाक को कहते हैं जो आइडियल या गुड फॉर्म ऑफ तलाक है। ऑल्दो सेपरेट होना इज नॉट गुड, बट अगर होना भी है तो उस कंडीशन में जो अच्छे माने जाते हैं फॉर्म्स, उसको हम कहते हैं तलाक उल सुन्नत। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि तलाक उल बिद्दत, ऐसे तलाक का फॉर्म जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। तलाक उल बिद्दत में आपको पता होगा कि हमने अभी कुछ साल पहले ट्रिपल तलाक को इंडिया में बैन कर दिया गया। तो तलाक उल बिद्दत वाज नथिंग एल्स देन ट्रिपल तलाक। हम ओरिजिनल अगर टेक्स्ट पढ़ें और देखें कि कुरान में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो हम ये देखते हैं और हमें ये मिलता है कि तलाक उल बिद्दत एक इवॉल्व्ड कंसेप्ट है जो ओरिजिनली मुस्लिम टेक्स्ट में कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता था और इंडियन मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। गलत रीजन से यूज़ किया जाता था और वाइफ्स जो थी वो ज़्यादातर इस केस में बहुत परेशान होती थी, क्योंकि मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड के टाइम पर मिलता था। इस रीज़न से लेके ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया हमारे कोर्ट्स द्वारा शाह बानो के केस में। अब हम ये देखते हैं शायरा बानो के केस में जो ट्रिपल तलाक हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, उसके बाद हमने ये बात करनी है कि और फॉर्म्स ऑफ गुड फॉर्म्स ऑफ तलाक हम किस किस को कह सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि
तलाकुल सुन्नत में हमारे पास में दो तरीके के तलाक आते हैं, पहला एहसन और दूसरा हसन फॉर्म ऑफ तलाक। जब मैं एहसन फॉर्म ऑफ तलाक की बात करती हूँ तो एहसन फॉर्म ऑफ तलाक को हम कहते हैं द बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तलाक शब्द सिर्फ एक बार प्रोनाउंस किया जाता है। अब सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एहसन फॉर्म ऑफ तलाक के बारे में। जब मैं एहसन फॉर्म ऑफ तलाक के बारे में बात करती हूँ तो इसे समझाने के लिए आप इस टाइमलाइन को समझिए। ये एक वुमन का लाइफ में एक टाइम पीरियड है जहाँ पर वो मेंस्ट्रुएट कर रही है। इस मेंस्ट्रुएशन के ख़त्म होने के बाद में उसका एक टाइम पीरियड आता है जब वो प्योर होती है, वो मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही। इस प्योरिटी के पीरियड को हम कहते हैं तुहर का पीरियड है। इस तुहर के पीरियड के बाद में दोबारा से एक और पीरियड आएगा विच वुड बी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो जब हम तलाक उल सुन्नत में एहसन फॉर्म ऑफ तलाक की बात करते हैं तो पहला और एक बार प्रोनाउंसिएशन होता है, यहाँ पर तलाक शब्द का प्रोनाउंस किया जाता है बाय हस्बैंड टू द वाइफ। अब हस्बैंड जब वाइफ को तलाक बोलता है तुहर पीरियड में एक बार, तो वाइफ क्या करती है? 3 महीने तक 3 मंथ्स का वो होल्ड करती है इद्दत। इद्दत वो टाइम होता है जहां पर वाइफ इज नॉट सपोज टू मैरी एनी अदर पर्सन। किसी और आदमी से वो शादी नहीं कर सकती एक बार उसका तलाक के बाद इद्दत पीरियड हो रहा हो। तो एहसन फॉर्म ऑफ तलाक में तलाक सिर्फ एक बार बोला गया और 3 महीने का टाइम है एक आदमी के पास इसको रिवोक करने का। अब रिवोक का मतलब क्या होता है? रिवोक का मतलब होता है कि हमने जो बात बोली हम उसे वापस लेना चाहते हैं। क्या करेक्शन का कोई टाइम लिमिट है? तो हाँ, 3 महीने का वो टाइम है जब एक औरत इद्दत पीरियड ऑब्जर्व कर रही है। इस इद्दत पीरियड में हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी रिलेशंस नहीं बिल्ड होंगे और इस टाइम के बीच में हस्बैंड के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि जो उसने तलाक देने का डिसीजन लिया ये उसको रिवोक कर सकता है। तो गुड फॉर्म ऑफ तलाक में ये फर्क आ जाता है कि हमने नंबर ऑफ टाइम्स, जब मैं हसन फॉर्म ऑफ तलाक की बात करती हूँ तो हसन में मैंने 3 बार तलाक बोला, तीनों बार मैंने तुहर पीरियड में तलाक बोला। तो इसके टाइमलाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी कि पहली बार जब वुमन ने मेंस्ट्रुएट किया और अब उसका जब तुहर पीरियड आया, जब वो प्योर है, तुहर पीरियड में फिर से एक और पहला प्रोनाउंसिएशन हुआ तलाक का बाय द हस्बैंड। फिर से अब एक मेंस्ट्रुएशन का पीरियड आएगा। यहां जब मेंस्ट्रुएशन का पीरियड आया उसके बाद में हस्बैंड ने वापस से तलाक प्रोनाउंस किया सेकेंड टाइम। ये फिर से तुहर पीरियड में हुआ है प्रोनाउंसिएशन। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से लड़की मेंस्ट्रुएट करेगी एंड उसके बाद एक और तुहर पीरियड आएगा जिसमें हस्बैंड 3rd टाइम तलाक बोलेगा। ये 3 तलाक बोलने के बाद में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हमेशा ये 3 तलाक हमारे तुहर पीरियड में ही होंगे और तुहर पीरियड में 3 तलाक बोलने के बाद में ये डाइवोर्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। अब ये हसन को हम बोलते हैं इट इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स। बट जब मैं एहसन तलाक की बात करती हूँ तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइवोर्स। ये गुड और बेस्ट के बीच में क्यों फ़र्क आया कि कितनी बार मैंने ये तलाक शब्द को इस्तेमाल किया, इसकी वजह से ये फ़र्क आया। अब हसन में क्या रेवोकेशन का टाइम है? क्या वापस ले सकता है हस्बैंड अपनी बीवी को? तो हाँ, रिवोक किया जा सकता है। हर बार जब हस्बैंड ने तलाक बोला उसके बाद जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड हुआ, दिस इज इद्दत पीरियड, दिस इज नथिंग बट इद्दत। तो हर बार जब इद्दत का पीरियड लड़की काट रही है तो 3 महीने का इद्दत बीच बीच में आएगा, 3 अलग अलग महीने में।
तो हर इद्दत पीरियड में हस्बैंड के पास में ये ऑप्शन है कि वो रिवोक कर सकता है, कि वो रोक सकता है, वो अपने आप को इस गलत डिसीजन से दोबारा से बचा सकता है। यहीं पर जब मैं ट्रिपल तलाक की, तलाकुल बिद्दत की बात करती हूँ, तो तलाकुल बिद्दत का कुछ इस तरीके से रहता है कि बिद्दत में तलाक 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 3 बार बोला जाता है। आई डाइवोर्स यू, आई डाइवोर्स यू एंड आई डाइवोर्स यू। इसका मतलब कुछ इस तरीके का हुआ कि अगर हस्बैंड को एक बार गुस्सा आया या उसने किसी भी फैक्ट में जल्दबाजी में अगर तलाक 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 3 बार बिना रुके बिना सोचे, क्या उसके पास में रेवोकेशन का ऑप्शन है यहाँ पे? क्या वो अपनी शादी को बचा सकता है? क्या वो इस शब्द का इस्तेमाल, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला है कि सबसे कम या सबसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए शब्द का इस्तेमाल, उसको सही तरीके से किया गया है? तो हम कहते हैं कि नहीं, नो, यहां पर रेवोकेशन भी नहीं हो सकता। जब ऐसी सिचुएशन थी तो इसको बोला गया दिस इज द बैड एंड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक, और इसीलिए हमारे कोर्ट्स ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हस्बैंड तलाक के अलावा इला और जिहार से भी शादी डिसॉल्व कर सकता है। तो क्या है ये इला और जिहार का कंसेप्ट? जब मैं इला शब्द की बात करती हूँ तो इला शब्द में हमने ये बात करी कि अगर हस्बैंड ये वाव कर ले, यहाँ पर इला में हस्बैंड ये वाव कर लेता है, ये ठान लेता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को प्रे करना चाहता है, और वो 4 महीने तक 4 मंथ्स तक विड्रॉ करता है अपनी वाइफ से, कि वो कोई भी रिलेशन बिल्ड नहीं करेगा, कोई भी मैट्रिमोनियल रिलेशन बिल्ड नहीं करेगा वाइफ के साथ में। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो है वो शादी जो थी वो डिसॉल्व हो गई है बाय द मीन्स ऑफ इला। हस्बैंड ये कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेयर में रहूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ध्यान में रहूँगा, और 4 महीने तक कोई भी रिलेशन बिल्ड नहीं करता, तो ये शादी डिसॉल्व हो जाती है। इसी में हम ध्यान रखेंगे कि 4 महीने के बीच में अगर एक भी बार कोई इंटरकोर्स हो गया बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये डिसोल्यूशन जो है ये फेल कर जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिहार के बारे में, कि जब हस्बैंड की तरफ से जिहार होता है तो भी शादी जो है दैट कैन गेट डिसॉल्व्ड। अब जिहार का मतलब है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कंपेयर करता है किसी ऐसे रिलेशन के साथ में जिसके साथ में वो शादी नहीं कर सकता। तो आप ये जानते होंगे कि हमने कुछ ऐसे रिलेशंस में हमने बांधा है हस्बैंड को जहाँ पर वो शादी कर भी लेता है तो वो शादी वॉइड होगी। तो ऐसे रिस्ट्रिक्टेड रिलेशंस में अगर वो अपनी वाइफ को कंपेयर कर देता है तो हम बोलते हैं कि ये जो शादी है ये डिसॉल्व हो गई है। यहाँ पर प्रोहिबिटेड रिलेशंस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मैरिज के केस में। तो प्रोहिबिटेड रिलेशंस में अगर वाइफ का कंपैरिजन हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि शादी डिसॉल्व हो जाएगी। अब ये प्रोहिबिटेड रिलेशंस का अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो तो अगर वो अपने फादर की किसी वाइफ से कंपेयर कर रहा हो, या फादर की किसी फादर की वाइफ का मतलब यहाँ पे ये है कि फादर की एक से ज़्यादा बीवियाँ हो सकती हैं क्योंकि मुस्लिम लॉ है। तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी मदर नहीं, मदर के अलावा फादर की कोई और वाइफ है उससे कंपेयर कर दे तो हम कहते हैं कि ये इंस्टेंस है जिहार का, जिसकी वजह से शादी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर भी 4 महीने का फिर से एक एब्स्टिनेंस है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। 4 महीने अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई रिलेशंस बिल्ड नहीं होते हैं तो जिहार कंप्लीट माना जाता है। यहाँ पर हमने ये कंक्लूड कर दिया कि हस्बैंड की तरफ से डाइवोर्स 3 तरीके से हो सकता है, या हस्बैंड की तरफ से शादी जो है वो 3 तरीके से जा सकती है। अब
जब हम बात करते हैं कि बाय हस्बैंड हो गया, तो नेक्स्ट है कि बाय वाइफ। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाइफ खुद से डिसॉल्व नहीं कर सकती शादी को। तो वाइफ को ये अधिकार मिले तो मिले कैसे? तो हम कहते हैं कि डेलीगेशन हुआ है वाइफ के ऊपर। कैसे हुआ डेलीगेशन, अब ये समझते हैं। वाइफ जो है वाइफ के केस में हम बात करते हैं तलाक ए तफवीज के बारे में, जहां पे वाइफ जो है वो खुद से कर सकती है रिलेशंस को एंड। अब जब यहां पर मैं तलाक के तफवीज की बात करती हूं, दिस इज नथिंग बट डेलीगेशन बाय द हस्बैंड। अब इसका एक एग्जाम्पल हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लीजिए हस्बैंड जो है वो किसी पिलग्रिमेज पे गया हुआ है या बहुत टाइम तक जो है वो गया हुआ है बाहर, तो वो अपनी एक से अलावा किसी दूसरी वाइफ को भी बोल सकता है कि मेरे को पहली वाइफ से डाइवोर्स चाहिए। तो वाइफ के पास में खुद से अधिकार नहीं आया, उसके ऊपर डेलीगेट कर दी गई अथॉरिटी, उसको मिल गई अथॉरिटी। कहाँ से? हस्बैंड से। और डाइवोर्स लेने की अथॉरिटी तलाक तफवीज कहलाती है जब हम डेलीगेटेड अथॉरिटी की बात करते हैं। इसके साथ ही में हम बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट की। तो म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है कि दोनों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें साथ नहीं रहना। तो जब हम म्यूचुअल कंसेंट की बात करते हैं मुस्लिम लॉ में, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंसेप्ट्स आते हैं। एक कंसेप्ट है खुला और दूसरा कंसेप्ट है मुबारत। मेरा पहला कंसेप्ट खुला जो है, इसका मतलब होता है कि मैंने ले डाउन कर दिया। खुला मीन्स टू ले डाउन। मैंने कोई चीज ले डाउन कर दी कि मैंने राइट्स जो हैं वो ले डाउन कर दिए। यहां पर वाइफ जो है वो अपने राइट्स को ले डाउन कर देती है और हस्बैंड अपने राइट्स को ले डाउन कर देता है बिफोर द वाइफ। हस्बैंड जो है यहां पर हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ के ऊपर जितने भी अधिकार हैं उनको ले डाउन कर देता है और बोल देता है कि आप फ्री हैं, आपको इन अधिकारों के अंदर बंधने की जरूरत नहीं है। और वाइफ जो है वो अपने अधिकार देने के लिए रेडी हो जाती है, एंड दैट इज खुला फॉर्म ऑफ डाइवोर्स। मुबारत में वाइफ या हस्बैंड में से कोई भी ये प्रपोजल एक दूसरे के सामने रख सकते हैं कि हमें अब इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना, इस शादी को एंड पर लेके आना है। और इस तरीके से हम म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं सारी टर्म्स को, कितनी मेंटेनेंस मिलेगी, किस क्या क्या प्रोविजंस, बाकी के डावर के, मेहर के जितने भी प्रोविजंस हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन जब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मुबारत फॉर्म ऑफ डाइवोर्स। म्यूचुअल फॉर्म से हमने डाइवोर्स ले लिया हस्बैंड एंड वाइफ ने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आता है कि जुडिशल फॉर्म ऑफ डाइवोर्सेस क्या है। अब लास्ट फॉर्म है कि जुडिशली आप डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं। तो जुडिशल डिक्री आ गई कब? तो उसमें हमारे पास में एक हम पढ़ते हैं लियान के बारे में। लियान का मतलब होता है अगर हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि उसने अडल्ट्री करी, हस्बैंड ने सिर्फ इल्जाम लगाया कि वाइफ ने अडल्ट्री करी, बट वो प्रूव नहीं कर पाया इस चीज को कि वाइफ ने एक्चुअली अडल्ट्री करी। अब सिर्फ प्रूव ना करने की वजह से डाइवोर्स नहीं होता। जब ये पूरी सिचुएशन इस तरीके से होती है कि हस्बैंड ने इल्जाम लगाया, अक्यूज किया वाइफ को, वाइफ के अगेंस्ट एक्यूजेशन प्रूव नहीं हो पाए, तो वाइफ कोर्ट जा सकती है, लियान के डिक्री ले सकती है। लियान में वो जाके कह सकती है कि मेरे हस्बैंड ने गलत तरीके से मेरे पे इल्जाम लगाया, वो प्रूव नहीं कर पाया, और अब वाइफ जो है वो जुडिशल फॉर्म में जाके डाइवोर्स ले सकती है। फस्क दूसरा फॉर्म होता है जहां पर क्या होता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली अग्री नहीं करते, मुबारत से अग्री नहीं करते डाइवोर्स लेने के लिए, तो यहाँ पर शरिया कोर्ट्स में वाइफ जाती है। यहाँ पर इनिशिएशन हमेशा बाय वाइफ होगा, ये भी वाइफ ही इनिशिएट करती है।
वाइफ जो है वो इनिशिएट करेगी कि मेरा हस्बैंड मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहता और मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, और यहाँ पर वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के भी प्रोविजंस को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो हम ये बात करते हैं कि अगर 4 साल के लिए हस्बैंड मिसिंग हो, या हस्बैंड 2 साल से अपनी वाइफ को मेंटेन ना कर पाए, या 7 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट मिल जाए अगर हस्बैंड को, या फिर वो मैरिटल ऑब्लिगेशन 3 साल से फुलफिल नहीं कर रहा, या हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, या फिर हस्बैंड को कोई ऐसी बीमारी हो गई जो कम्युनिकेबल है, जैसे लेप्रेसी है या कोई भी वेनीरियल डिजीज़ है अगर हस्बैंड को, तो ये सारी तरीके, अगर उसने क्रुएलिटी करी है, ये सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं फिर से एक जुडिशियल डिक्री लेने के लिए। याद रखेंगे कि एक और फॉर्म हमें मिलता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज एक्ट। इसी के साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि एक ऑप्शन होता है प्यूबर्टी का, जिसे हम कहते हैं ख्यार उल बुलग, ख्यार उल बुलग, इसको हम कहते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई माइनर बच्चा है तो उस लड़का या लड़की की शादी उसके गार्जियन करा सकते हैं मुस्लिम लॉ में। तो मान लीजिए अगर एक 13 साल की लड़की, एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की शादी हो गई, और उसकी शादी हो गई एक अडल्ट से या किसी से भी, अगर उसकी एक शादी हुई और 18 साल की होने से पहले, 15 साल की होने के बाद और 18 साल की होने से पहले वो ये डिसीजन कर लेती है, उसके पास ऑप्शन आ गया प्यूबर्टी का कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। यहाँ पर हम कहते हैं कि लड़की को प्यूबर्टी 15 में आ गई और 18 में वो अडल्ट हो गई, इस ड्यूरेशन के बीच में अगर वो चूज करना चाहे कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसकी शादी माइनॉरिटी के टाइम पे हुई थी, जब वो माइनर थी, 15 साल से कम की थी, तो उसको हम कहते हैं ख्यार और बुलग या ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ये राइट लड़की तभी एक्सरसाइज कर सकती है अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई। अगर मैरिज कंज्यूमेट हो गई है तो ख्यार और बुलग अवेलेबल नहीं होता है लड़की के पास में। दैट्स इट फॉर मुस्लिम लॉ। आपके कोई भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।